नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय रोहतक गेट स्थित देवीलाल सदन में बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ मिलकर उनकी पार्टी लगातार प्रदेश में विकास कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज भिवानी पहुंचे और उन्होंने आज लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निवारण भी किया। चौटाला ने इस दौरान कहा कि गठबंधन की सरकार लगातार विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में अच्छे कार्य किए हैं और विकास भी किए हैं। बुढ़ापा पेंशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बुजुर्ग की पेंशन बंद हो तो वे डीसी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और इस मामले में कार्रवाई करके उनकी पेंशन ठीक कर दी जाएगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो सरकार विकास की डगर और तेजी से चलाएगी। मंडल का विस्तार हुआ तो क्या लगता है सरकार किस प्रकार से नया काम कर पाएगी? जहाँ 2 साल से तमाम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास कैबिनेट के अंदर 2 स्पॉट्स एक्सपेंशन के थे और दोनों पार्टियों ने अपने एक विधायक को कैबिनेट की शपथ दिलाई और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज शाम तक जो डिपार्टमेंट्स भी उन साथियों को देने हैं उस पर भी निर्णय हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर पाएँ। इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। हरियाणा की जनता जिस सोच के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ी है, मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बेहतर काम कर दिखाया और इसीलिए चाहे वो नीति आयोग हो, गुड गवर्नेंस हो, हर एक में हरियाणा की रैंकिंग प्राथमिक नंबरों में आने लगी है। चर्चा की कला नील जो नाराज चल रहे क्या टिप्पणी करूं, तो सीएम का प्रेरोगेटिव है। अगर हमने कोई हमारी पार्टी से भी मंत्री बनाया है तो उसको भी तो कोई जिम्मेवारी देनी है और मिलकर ये तो सरकार अलग अलग लोग अलग अलग विभाग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप किसान आंदोलन खत्म हुआ तो लगता है कि सरकार अच्छे से काम कर पाएगी? हमने तो किसान आंदोलन हो, कोरोना हो, उस दौरान भी बेहतर तरीके से काम किया, इसलिए प्रदेश विकास के पथ पर चला और अब तो क्योंकि व्यवस्था बेहतर हुई है, अगर ये ओमिक्रॉन का प्रकोप नहीं आएगा तो और अच्छा काम करेंगे। एक जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लेकर विपक्ष काफी उभर है। देखिए, कानून भूपेंद्र हुड्डा के समय पर परिवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आय 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती थी। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया गया और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूं कि किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो वो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय उनके हस्बैंड वाइफ की आय, बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाएगा। स्थानीय पंचायत भवन के सामने बने श्रम एवं सहकारिता कार्यालय में हरको बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक एवं अन्य अनेक बैंक द्वारा किसानों को होने वाले फायदे को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में हरको बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने शिरकत की। उन्होंने बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाली अनेक योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन के सामने श्रम एवं सहकारिता कार्यालय में एक जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न बैंकों के डायरेक्टर्स द्वारा किसानों को होने वाले फायदे को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरको बैंक के महाप्रबंधक नरेश तोमर ने शिरकत की। जब इस बारे में महाप्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यशाला में भिवानी जिले के सभी बैंक के डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। इसमें बैंकों द्वारा किसानों को कौन कौन सी योजनाएं लाभदायक है और कौन सी योजना से किसान फायदा उठा सकते हैं, यही बताया गया। सहकारिता का मतलब किसानों और आम नागरिकों की आमदनी को बढ़ावा देने का एक सरल और उत्तम साधन है ताकि इन सरकारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ किसानों को मिल सके। विकास विषय पर आर्कोफेड द्वारा जो आज ये विचार गोष्ठी रखी है, इसके अंदर मुख्य रूप से अपने जिला भिवानी के जितने सहकार संस्थाएं हैं उनके डायरेक्टर साहिबान को यहाँ बुलाया गया है। इसमें लैंड मॉर्गेज बैंक, जिसको हम PLD भी बोलते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके भी,
और जो हमारी डेयरी डेवलपमेंट और आर्कोफेड, जितनी भी ये सहकार संस्थाएं हमारे यहाँ जिला भिवानी के अंदर कार्यरत हैं, उनके सभी चुने हुए डायरेक्टर साहिबान आज इस परिचर्चा के अंदर आए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो किसानों को इन संस्थाओं द्वारा, सहकारिता की जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं, उन पर आज इस कार्यशाला के अंदर परिचर्चा की जाएगी। और मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो किसानों के लिए और अन्य जो हमारी लेबर हाउसफेड है, निर्माण प्रसंग है, जैसे एलसी सोसाइटी बोलते हैं, इनके सभी डायरेक्टर साहिबान आज इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मुख्य रूप से आर्कोफेड के हमारे यहाँ शिक्षा निदेशक शिवाच जी हैं, जो देवेंद्र शिवाच जी, इन्होंने ये कार्यशाला आयोजित की। और इसके अंदर हम जो किसानों को हमारे बैंकों के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन सुविधाओं का आज ये मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इससे मैं कहूँ तो ये जो सहकारी डिपार्टमेंट है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, इसकी जो मुख्य जो चीज़ें होती हैं, उनका प्रचार और प्रसार का मुख्य कार्य होता है। इसमें मैं जितने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैं, उनमें उनका प्रचार प्रसार जैसे होता है, वो सारा इसी के माध्यम से किया जाता है। इनके अंदर जो हमारी जो नई योजनाएं आजकल जो नई योजनाएं सहकारिता विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं, उनके विषय में विशेष रूप से उन्हीं के विषय में जानकारी एक दूसरे से मिलती रही है। और आज जैसे हम इफ्को के भी हमारे कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति आए हैं, इसमें नैनो यूरिया का भी विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि जैसे बड़ी यूरिया के बड़े बड़े गोडाउन के अंदर हम आजकल जैसे यूरिया का थोड़ा संकट सा महसूस करते हैं, लेकिन हमारे जिला भिवानी के अंदर मैक्सिमम हमने भरपूर मात्रा में यूरिया भेजने की कोशिश भी की है। और जैसे बड़े बड़े गोडाउन बनाने की बजाय नैनो यूरिया, जो कि एक लिक्विड के रूप में आई है, उसका छिड़काव जो खेतों में जो बड़े ठेले डाले जाते थे 50-50 किलो के, उसकी बजाय थोड़ी मात्रा में उस नैनो यूरिया से काम भी चलेगा और उसके रख रखाव में भी थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप की आज उस नैनो यूरिया के बारे में भी बताया गया है और दुग्ध उत्पादन समितियों के बारे में भी बताया गया है। जहां एक तरफ विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को सस्ती दरों पर शुद्ध और स्वादिष्ट रिफ्रेशमेंट उपलब्ध रहेगी, वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थानीय रोजगार भी मिलेगा। महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पहले डिवीजन स्तर पर कॉलेजेस में कैंटीन खोली जाएंगी और फिर उसके बाद इन्हें खंड स्तर तक ले जाया जाएगा। नव वर्ष 2022 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन कारगर योजना तैयार कर रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कॉलेज में कैंटीन मुहैया कराई जाएगी, जहां पर वे विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों के लिए रिफ्रेशमेंट आदि तैयार कर सकेंगी। प्रथम चरण में सब डिवीजन स्तर पर कॉलेज में कैंटीन खोली जाएगी, उसके बाद खंड स्तर पर कॉलेज में कैंटीन स्थापित कराई जाएगी। इससे जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को सस्ती दरों पर शुद्ध स्वादिष्ट रिफ्रेशमेंट मिलेगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को परिवार चलाने के लिए काम भी मिल जाएगा। आपको बता दें कि जिले में करीबन 150 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें से 40 से 50 ऐसे ग्रुप हैं जो खाना बनाने में माहिर हैं। जिला प्रशासन ऐसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए एक अवसर देगा, ताकि वे अपना काम बिना किसी चिंता के कर सकें। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में जिला प्रशासन ने एक कैंटीन दिलाई है। अब प्रशासन द्वारा राजीव गांधी महिला कॉलेज के बाद महाराजा नीमपाल कॉलेज और वैश्य महाविद्यालय में कैंटीन शुरू करवाने की योजना है। MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से बोल रहा हूँ। हमारे कॉलेज में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए DC साहब के आदेश अनुसार एक कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। इस कैंटीन के शुरू होने से हमारे छात्रों को, हमारे स्टाफ के मेंबर्स को, हमारे लेडीज स्टाफ को और समस्त कॉलेज परिवार को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर ताज़ा भोजन वगैरह, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह की सुविधाएं अच्छे और सस्ते रेट के ऊपर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध होंगी,
जिससे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और हमारे समस्त स्टाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना है। और हमारी सरकार की भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा चलाने की एक योजना है और उस योजना के तहत ये कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। 1 वीक के अंदर अंदर ये कैंटीन शुरू होने की संभावना है और डीसी साहब ने भी आदेश दिया है, पीडब्ल्यूडी की सहायता से हम ये बना रहे हैं। कॉलेज लाइट और पानी का प्रबंध करेगा, बाकी समस्त कार्य हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से डीसी साहब के आदेश अनुसार होंगे। सर्दी के मौसम में जहां एक और फसल और सब्जियां अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं, वहीं पाला पड़ने के कारण इन दिनों भिवानी के किसानों की नींद उड़ गई है। पाला पड़ने से किसानों की सब्जी की फसलें लगभग तबाही के कगार पर पहुंच चुकी हैं। किसानों का कहना था कि उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा ठंड ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। भिवानी में पाला पड़ने से किसानों की नींदें उड़ गई हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंगन, मूली, गाजर, पत्ता गोभी इत्यादि सब्जी उगाई थी, लेकिन ज्यादा ठंड और पाले ने उनकी फसल को तबाही के रास्ते पर डाल दिया है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अपने खेतों में सब्जी की फसल बोई थी और उम्मीद थी कि फसल बढ़िया होगी और वे अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन इस बार ज्यादा ठंड ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी मदद करे और फसलों के उचित दाम दे। वहीं जिला बागवानी अधिकारी हीरा लाल ने बताया कि किसानों को चाहिए कि वे रात के समय सब्जी की फसलों को पॉलीथीन से ढक दें और सुबह उन्हें हटा दें ताकि उनकी फसल ठीक ठाक रह सके। मेरा नाम कन्हैया है, डानिया सुख से हूँ। और जो ये सब्जियां हैं, इस बार जो ठंड ज़्यादा पड़ी है पाले के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान है। पैदावार बहुत कम ही है, पहले वाली पैदा है नहीं। क्या क्या सब्जी लगा रखी है? बैंगन है, मूली है, पालक है और भी सब्जियां हैं, गोभी वगैरह हैं, टमाटर हैं। तो ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अगर खर्चे की बात की जाए कितना खर्चा लगता है? खर्चा तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और पैदावार होती नहीं है। मेरा नाम मंजू है। हमने बताओ बो रखे है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़गी कि जो फूलाव खराब हो जावा है। और पैदा की अगर बात करें तो पैदा खर्चे ज़्यादा लगते हैं, पैदा कम होती है। मेरा नाम मीना है। हमने कुछ चप्पल कद्दू बोए थे, कुछ बताऊ बोए थे, कुछ मूली, कुछ पालक, वे सब ठंड की उसमें लपेट में आ गए। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होया है, खर्चा बहुत लग गया है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करे भी हमने भाव सही। पैदा की अगर बात करते हैं पैदा कुछ नहीं, मजदूरी भी पूरी नहीं होती। तो कह सकते हैं जो सब्जी अब मार ठंड की मार बहुत ज़्यादा। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि भाई जमींदारा को सोल्यूशन कराया जाए। और क्या जी ठीक, ये मांग करते हैं? भाई यही मांग है कि सरकार ने कुछ न कुछ ध्यान करना चाहिए जमींदार की ओर, कुछ तो कुछ सलूशन करना चाहिए। और जैसे व्यापारी हैं और हैं उनका भी। मेरी किसान भाइयों से सलाह है या निवेदन है कि अब आने वाला जो सर्दी का समय है, जिसमें कि ज़्यादा पाला पड़ने की संभावना है, इसमें दिसंबर लास्ट और जनवरी में, तो उस पाले के पड़ने में पाले से बचाव के लिए किसानों को अपने खेतों में हल्का पानी की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पाले का नुकसान कम हो। और दूसरा, यदि आपकी जिस तरह आपने ये प्योद बना रखी है सब्जियों की पनीरी की, तो जब सब्जियों की पनीर की पौध को रात को आप पॉलीथीन शीट से ढक दो और दिन में उनको हटा दो ताकि उनमें अच्छी तरह स्वस्थ पौध रहे आपकी। और यदि किसी तरह की और कोई किसान भाइयों को सब्जी के खासकर कोई बीमारी है या बाग से कोई इस तरह की कोई बीमारी का प्रकोप हो जाता है, तो किसान भाई अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DH ऑफिस, जिला बागवानी अधिकारी, और अपने ब्लॉक लेवल पे उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय, वहाँ पे अपने जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं इनसे संपर्क करके इनको दिखा सकते हैं। और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र से भी हम उसकी टीम के साथ संयुक्त टीम बना के और किसान भाइयों के खेत का निरीक्षण करके उनका समस्या का समाधान करवा। सर, किस प्रकार की जो दवाइयाँ डालनी चाहिए? दवाइयाँ जो बीमारी, मेन तो जो बीमारी है, जो पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से है ना, उसी के हिसाब से दवाई आई। पहले कुछ नहीं बताया जा सकता कि अब मेन तो पाले की ज़्यादा समस्या है सर्दी में। किसान भाइयों डिपार्टमेंट द्वारा, बागवानी विभाग द्वारा किसान भाइयों खास करके सब्जी की काश्त करने वाले किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी कि 8,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी का प्रावधान है। तो कोई भी किसान भाई सरकारी दुकान से या HSDC हो या NSC की जो शॉप हो या आउटलेट हो, उससे है ना
संकर सब्जी का बीज खरीद के उसको अपने खेत में उगा सकता है और उसका भौतिक निरीक्षण करने के बाद किसान भाई के खाते में वो सारे की सारी जो उनकी सब्सिडी है 8,000 रुपये प्रति एकड़ की, जो संकर सब्जियों की सब्जी पे अनुदान है, तो वो लेके किसान भाई 8,000 रुपये प्रति एकड़ पा सकता है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव सविता मान ने स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर जरूरतमंद छात्राओं को सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और समाज की जरूरतों को पूरा करना और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। भिवानी के रेलवे रोड पर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज कांग्रेस प्रदेश महासचिव सविता मान ने जरूरतमंद छात्राओं को गर्म वस्त्र वितरित किए। सविता मान ने बताया कि आज स्कूल में वस्त्र वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है, हमें समाज में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। बच्चों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने आज स्कूल में छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित की। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भिवानी में ये गर्म वस्त्र वितरण करने का मेरे एक मोटिव ये रहा है कि जब समाज हमें बहुत कुछ दे रहा है, मान सम्मान प्यार और अपनापन दे रहा है, तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हम समाज को उसके बदले में कुछ दें। तो यहाँ आके मैं किरण मैम से मिली तो मैंने डिस्कस की कुछ चीज़ें। तो ये बच्चों की एक रिक्वायरमेंट थी कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे बच्चे बगैर यूनिफॉर्म के आ रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन को लेके बच्चों में जो भावना होती है वो नहीं हो रही थी। तो फिर मैम ने कहा कि भाई आप यदि चाहते हो, आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, तो बच्चों की मदद करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैम ने मुझे उन सब चीज़ों से रूबरू करवाया और आप सब के आशीर्वाद से हम इस चीज़ के लिए कैपेबल रहे कि हमने बच्चों की वो ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश की है। जी, 200 बच्चों को मैंने स्कूल यूनिफॉर्म दी है और बाकी हमारे समाज का आगे भी योगदान रहेगा। तो आगे भी हमारे समाज में हम एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीखते हैं और मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग जो करते हैं धर्म दान और मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की, उन्हीं को देख के मुझे मोटिवेशन मिली है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। सविता मान जी और संगीता मैडम ने हमारे गरीब बच्चों को जो जर्सियाँ वितरित की हैं, इसके लिए हम पूरे स्टाफ और मेरी तरफ से मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। हर साल ये ऐसा हमारे बच्चों को जर्सियाँ वितरित करके जाती हैं और मैं इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता कि भी जो गरीब बच्चों को सर्दी के मौसम में जर्सियाँ दी गई, इसके लिए तहे दिल से हम इनका शुक्रिया करना चाहेंगे। गांव बामला के नजदीकी क्षेत्र में एक महिला के ट्रेन से कटकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से यह महिला लंबे समय से परेशान थी। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद शव कब्जे में लिया और शिनाख्त के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। भिवानी के गांव बामला के नजदीक एक महिला ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके कारण उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि पिलर नंबर 34/0 के पास एक महिला ने ट्रेन के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की। महिला की पहचान राजेश वाइफ ऑफ कृष्ण के रूप में हुई है और परिजनों के बयान पर 174 की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कल दिनांक 28 को स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी तरफ से मेमो प्राप्त हुआ था कि किलोमीटर नंबर 34 का 01 पर एक महिला रेलगाड़ी से कटकर मर गई है। सूचना पर मौका पर पहुंचा, कार्रवाई अमल में लाई। दौरान कार्रवाई मृतका औरत के वारसान मौका पर आए, जिन्होंने मृतका को राजेश वाइफ ऑफ कृष्ण आरो बामड़ा के रूप में शनाख्त किया, जिसके वारसा ने बतलाया ये कई वर्षों से दिमागी तौर से परेशान चल रही थी। इस कारण इसने दिमागी परेशानी के कारण रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या की। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।